हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ चैप्टर फॉर योर ज्योग्राफी डोमेन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये चैप्टर दोस्तों प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर है। हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद ग्राउंड, कोई भी एक्टिविटी जो ग्राउंड से रिलेटेड है या डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड है, ऐसी एक्टिविटी को आप प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, राइट? क्या कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोगों ने पढ़ा भी था वहां पर, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। तो आइए इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो इनकम जनरेट करती है उन्हीं को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये तो हमको अच्छे से पता ही है। अगर आप घर पर काम करते हैं और आपको उसकी पेमेंट नहीं मिल रही, लाइक इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू आर नॉट गेटिंग इनकम फॉर इट, आई एम वेरी सॉरी डियर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जिन एक्टिविटीज को करने के लिए आपको मनी मिलता है। तो यहाँ पर तो आपको मनी मिल नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स दीज आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसलिए सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें आप इनकम जनरेट करते हैं, अच्छा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस काम को कर कर आप इनकम ले रहे हैं ना, मतलब पैसे ले रहे हैं, वो पैसा कल को आप स्पेंड कर कर कंट्री की तरक्की में कंट्रीब्यूट करोगे। तो इसलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरली बहुत सारे ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली ग्राउंड से या वाटर के किसी काम से रिलेटेड है या कनेक्टेड है। चैप्टर बोलता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है और अर्थ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती है। जैसे अर्थ के रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसलिए हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में हंटिंग एंड गैदरिंग को ले सकते हैं, पेस्टोरल एक्टिविटीज को ले सकते हैं। पेस्टोरल एक्टिविटीज क्या होता है? व्हाट आर द पेस्टोरल एक्टिविटीज? जनरली आप इसको नोमैडिक एक्टिविटीज कह सकते हैं, आप अपने साथ जानवरों को लेकर चलते हैं। तो दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड पेस्टोरल एक्टिविटीज। तो फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो यार, प्राइमरी एक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी में लोग आ, मतलब, क्योंकि बाहर काम करना होता है तो गंदे तो हो ही जाते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि ग्राउंड रिलेटेड काम कर रहे हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है ना, अगर कोई भी कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज्यादा क्लीन तो नहीं रहेंगे। और क्योंकि इन प्राइमरी एक्टिविटीज का नेचर आउटडोर नेचर है, इसलिए सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को आप जनरली रेड कॉलर जॉब्स के अंदर डाल देते हैं। तो पीपल, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, उस काम को आप जनरली रेड कॉलर जॉब्स या रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। अच्छा, इसमें एक डिटेल, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर क्वारिंग का मतलब क्या होता है? बेटा, क्वारिंग वो प्रोसेस है जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं काइंड ऑफ अ माइनिंग एक्टिविटी। तो माइनिंग, क्वारिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सैंड, ग्रेवल, रॉक। ये सारी चीज आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस से, ताकि कोई कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर सके किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो आप एक्टिविटीज या किसी प्रोजेक्ट के लिए आप जो अर्थ के सरफेस से ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड क्वारिंग। और क्योंकि लोग प्राइमरी एक्टिविटी में, जैसे कि मैंने बोला, एंगेज होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी यूनिफॉर्म क्लीन तो नहीं रह सकती है, इसलिए हम ऐसे लोगों को, ऐसी जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को आप लोग रेड कॉलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जा सकता है। इसके बाद बेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज? जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट? हंटिंग एंड गैदरिंग आजकल तो खैर हम लोग देखते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक चीज पूरी तरीके से कभी एब्सेंट रह सकती है, ये बोलना गलत होगा। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टोन एज में हम लोगों ने देखा था, जब इंसानों को, जब ह्यूमंस को एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर ही ज्यादातर रहते थे।
बट आज के डेट में ये होता है क्या? मेरे हिसाब से आज के डेट में भी होता है। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, सेंटिनल्स। सेंटिनल जहाँ पे ट्राइब्स रहती है, नाम है सेंटिनल ट्राइब। तो मेजरली वो उनका ऑक्यूपेशन, उनका जीने का तरीका हंटिंग गैदरिंग हो सकता है। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे, दे डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। मतलब जिसको हमने अर्ली मैन बोला, वो बिल्कुल अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट थे अपनी जिंदगी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स उनको दिखते थे वो उसको उसको हंट करते थे। जो प्लांट्स उनको लगता था कि दैट कुड बी ईटन, एडिबल प्लांट्स है, तो वो उसको गैदर कर लेते थे और ऑफ कोर्स उसको इकट्ठा करके खा लेते थे या फिर आगे के लिए उसको स्टोर कर लेते थे। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स। देखो, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स भी होते थे कभी कभार। कहीं पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो वेरी कोल्ड, और कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो एक्सट्रीमली हॉट। तो वो लोग खास करके जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पे रहते हैं, देखो आपको पता है एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में वेजिटेशन कभी नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं वो मेजरली हंटिंग पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और अगर कोई ऐसी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी इंडिया के कोस्ट में है, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के कोस्ट में, अगर कोई ऐसी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, तो कोस्ट में रहना आसान हो जाता है, क्योंकि इस कोस्टल एरिया में आपके पास एक्चुअली में फिशिंग तो है करने के लिए। तो वही वही मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद ग्राउंड और वाटर, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी टर्न कर सकते हैं। चलिए, और जो गैदरिंग है, जनरली गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस बाय प्रिमिटिव सोसाइटीज। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे काफी खराब होती है, काफी हार्श होती है, वहीं पर ज्यादातर गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। और ये लोग जो होते हैं, गैदरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ये बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीजों पर ही डिपेंड रहते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड। और शेल्टर के लिए भी अगर आप देखो ना, तो ये कभी भी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज, या वो सोसाइटी जो प्लांट्स एनिमल्स को गैदर करती है खाने के लिए, उनका शेल्टर कभी आप परमानेंट शेल्टर नहीं देखोगे। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाई विल यू नॉट फाइंड द परमानेंट शेल्टर फॉर दीज पीपल? अरे मुश्किल है ना सर। परमानेंट शेल्टर वो किस तरीके से बनाएंगे? क्यों ये भाई, वो क्यों नहीं बना सकते हैं? अरे परमानेंट शेल्टर तो सर वो लोग बनाएंगे ना जिनको पता होता है कि उनको आने वाले 10 सालों तक यही रहना है। बट हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज को क्या पता होगा कि आने वाले 10 ईयर्स तक उनको यही रहना है? समझा नहीं मैं। जिन लोगों की जिंदगी हंटिंग गैदरिंग से ही चल रही है, मैं कहा ओके, अगर बाय चांस वो कल को निकलते हैं एंड दे फाइंड आउट कि बाहर तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, देर इज नथिंग अवेलेबल आउटसाइड, जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि एनिमल्स को भी पानी चाहिए। वो पानी की वो पानी के लिए माइग्रेट करेंगे। तो एनिमल्स हैव माइग्रेटेड। तो क्या करे जब उनको ये पता लगेगा, तो व्हाट विल दे डू? वो भी एनिमल्स के पीछे पीछे हो जाएंगे। तो व्हाई विल दे स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस? वो अपने घर को बनाने में क्यों इतना समय फालतू में खराब करेंगे? समझ रहे हैं ना बेटा आप? तो प्लांट्स, एनिमल्स, जो लोग इन सब पर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जनरली हम देखते हैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल वो नहीं बोल रहा हूँ, जनरली हम देखते हैं कि उनका कोई भी परमानेंट शेल्टर नहीं होता। क्लोथिंग भी उनका ठीक ठाक होता है, बहुत ही प्रिमिटिव क्लोथिंग होता है। द yield per person is very low and little or no surplus is produced। मतलब पहली पहली इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर तो ये करते नहीं है ना। बट ये टर्म जो आपके चैप्टर में यूज हो रखा है ना, यील्ड, ये ज्यादातर तो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। बट अगर एक इंसान, मान के चलो आप, यू हैव अ फैमिली ऑफ 5, ओके, एंड योर फादर इज हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर योर होल फैमिली। अगर आपके फादर बाहर जा रहे हैं फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, तो एट बेस्ट व्हाट ही कैन गेट, एट बेस्ट इफ आई थिंक, तो एट बेस्ट ही कैन गेट इज दैट, कि हो सकता है कि वो किसी एरिया से कुछ सामान जो है वो गैदर करके ले आए। बट वो कितने दिनों तक चल पाएगा? समझ रहे हो सकता है कि कभी के बार उनको केवल अपने लिए ही खाना मिले, नॉट फॉर हिज फैमिली। तो ऐसे में योर मदर विल ऑल्सो accompany योर फादर। क्यों? क्योंकि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में सरप्लस फूड इकट्ठा करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब ये मत सोच के चलना जैसे आज के डेट में हम अर्बन एरियाज में अपने वो पल्स बॉक्सेस भर लेते हैं। वी इवन गैदर एंड वी इवन स्टोर द व्हीट फ्लोर फॉर 30 days अप्रोक्सीमेट। हर किसी के घर में कम से कम 30 दिनों का आटा तो आप देखोगे। 30 days व्हीट फ्लोर हम स्टोर करके रखते हैं। वी इवन स्टोर पल्सेस फॉर 3 months एटलीस्ट। 3 महीने की दालें हर किसी के घर में आपको देखने को मिल जाएंगी।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो स्टोर वेजिटेबल्स फॉर अप टू 7 days। तो इतना लंबा लंबा जो हम लोग ये सारा खाना मतलब स्टोर कर पा रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी इतना लंबा स्टोर नहीं कर पाती। ईल्ड पर पर्सन ही बहुत कम है। ईल्ड पर पर्सन मतलब अगर खाना मिला भी तो जरूरी नहीं है कि इट इज लाइक इन अबंडेंस फॉर एवरीवन इन द फैमिली। एक इंसान की नीड को भी सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी खाना कम पड़ जाता है। एंड द पीपल स्पेशली लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, लो ऑल्टीट्यूड जोन्स, दे प्रैक्टिस गैदरिंग। तो वो लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स में रहते हैं, लो ऑल्टीट्यूड जोन में रहते हैं, जनरली वो लोग गैदरिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल दे प्रेफर गैदरिंग? द पीपल लिविंग इन हाई लैटिट्यूड जोन एंड लो लैटिट्यूड जोन। तो हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड जोन में रहने वाले लोग जो है वो ज्यादातर गैदरिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हंटिंग गैदरिंग के बाद दूसरी प्राइमरी एक्टिविटी है पेस्टोरलिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज पेस्टोरल एक्टिविटी। पेस्टोरल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जब आप अपने आप तो घूम ही रहे हैं, आपका तो कोई ठिकाना है नहीं, बट आप अगर अपने साथ अपने एनिमल्स को और ले जाएं। तो जनरली आप क्या करते हैं, एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए, उनको चारा देने के लिए, जिसको एनिमल रियरिंग कहते हैं, यू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो डिपेंडिंग ऑन द geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level। आज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है ना पेस्टोरलिज्म के लिए है, दैट इज अवेलेबल ओपन फील्ड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन फील्ड्स। ओपन फील्ड्स का होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू डोंट हैव ओपन फील्ड्स, ये एक्टिविटी फ्यूटाइल है। ओपन फील्ड्स मतलब आजकल कहाँ पर आपको खुला एरिया देखने को मिलता है जहां पर मैं जानवरों को लेकर और छोड़ दूं ताकि वो अपना जो भी घास उनको खानी है वो खा ले। तो आज के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखकर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखकर, ये एनिमल रियरिंग या जो ये पेस्टोरल एक्टिविटी है ना, वो या तो आज लोग केवल सबसिस्टेंस लेवल पर कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए, ओनली फॉर लाइक देमसेल्व्स। नहीं तो बहुत ही कम जगहों पर आज कमर्शियल लेवल पर पेस्टोरलिज्म हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ही कम जगहों पर आज आपको कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेस्टोरलिज्म देखने को मिलेगा। नहीं तो काफी जगहों पर जो आज पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटी है वो सबसिस्टेंस लेवल पर होती है। सबसिस्टेंस लेवल जैसे मैंने आपको बोला कि ओनली फॉर योर सेल्फ। और जब आप खुद के लिए कोई काम करते हैं, इसका मतलब आप बस खुद के लिए अ, अपना गुजारा करने वाली बात है। यू आर जस्ट मेंटेनिंग कि बस ठीक है यार, मेरा जो आराम से मतलब मैं अपनी लाइफ काट लूं। आप वो एक्टिविटी जो है उससे आप पैसा कमाने की नहीं सोच रहे हैं, मतलब कमर्शियल लेवल पर आप वो नहीं कर रहे हैं। आज ज्यादातर जितने भी पेस्टोरलिस्ट बचे हैं ना, वो सबसिस्टेंस लेवल पर पेस्टोरलिज्म को करने वाले बचे हैं। इसके बाद बेटा नोमैडिक हर्डिंग आता है। व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? नोमैडिक हर्डिंग को मैं पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कह सकता हूँ। पेस्टोरलिस्ट दो तरीके के होते हैं। एक पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स के साथ उनको रियर कराते समय कहीं पर भी निकल जाते हैं, और दूसरे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर ठिकाना तो होता है। तो वो अपने एनिमल्स को लेकर एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, वहां पर उनके एनिमल खाना खाना जो भी खाते हैं, घास खाते हैं, उसके बाद वो वापस अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। तो ये नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग एक बहुत ही प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। पहले तो आप ये समझ के चलो, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सबसिस्टेंस एक्टिविटी, तो इसकी भी एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी एक्टिविटी जो आप केवल जो केवल आप अपनी फैमिली और खुद को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। एनी एनी एक्टिविटी एनी एक्टिविटी विच इज डन एनी एक्टिविटी विच इज डन टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप बस अपने अपनी फैमिली को मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपको मतलब यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग विद अर्निंग वेल्थ। आपको कुछ नहीं लेना है कि आपको पैसा कमाना है उससे। ऐसी एक्टिविटी को आप जनरली नोमैडिक एक्टिविटी कह सकते हैं, मतलब सॉरी सबसिस्टेंस एक्टिविटी कह सकते हैं। तो एक बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की सबसिस्टेंस एक्टिविटी थी पेस्टोरल नोमैडिज्म, जिसमें जो हर्डर्स होते थे ना, मतलब घूमने वाले लोग जो होते थे, वो बेसिकली एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे, ओनली ऑन एनिमल्स। उनके फूडिंग के लिए, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो आपको अपने
अपने अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, टूल, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, सब चीजों के लिए आप बस एनिमल्स के ऊपर ही रिलाय थे या एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट थे। दोज पीपल वर कॉल्ड नोमैडिक हर्डर्स। तो ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे along with their livestock in search of pastures and water। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर बाई चांस कहीं पर पास्टर लैंड, ओपन फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपके एनिमल्स को खाना कौन देगा? सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि आपके एनिमल तो वो घास खाते हैं, और घास के लिए आपको चाहिए ओपन फील्ड्स जहां पर वो उग सके। तो ओपन फील्ड्स आपके पास है नहीं, तो आप खाना किस तरीके से खाएंगे? तो दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपनी लाइफ स्टॉक के साथ ये जा रहे हैं, प्लेस टू प्लेस ये जा रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि जहां पर भी इनको ओपन फील्ड्स दिखती है, ये वहां पे रुक जाते हैं, और जहां पर नहीं है तो दे एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट मोर ओपन फील्ड्स। तो दे आर मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स, इन सर्च ऑफ वाटर। पास्चर का मतलब जहां पर घास फूस उगा हो, एक ऐसा लैंड, उसके उसके ये सर्च में ये लोग निकल रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स। तो ये लोग क्या करते थे, जब गर्मी होती थी तब ये अपने एनिमल्स के साथ प्लेनर एरिया से माउंटेनी, मतलब जो रीजन है, ये वहां पर माइग्रेट कर जाते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी प्लेन्स पर, तब ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये अपनी अपनी बकरियों के साथ, जनरली तो ये गोट्स वगैरह, शीप्स वगैरह ही पालते हैं आज की डेट में, बट जो भी इनके पास लाइफ स्टॉक है, ये अपनी लाइफ स्टॉक के साथ प्लेन से उठकर माउंटेन्स की तरफ समर रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। और उसका जस्ट अपोजिट होता है विंटर्स में। विंटर्स में ये लोग माउंटेन एरिया से दोबारा उठकर प्लेन एरियाज में आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और इस एक्टिविटी को, दिस एक्टिविटी जो कि क्लाइमेट की वजह से हो रही है, मतलब ये माइग्रेशन एक्टिविटी जो ह्यूमंस की उनके एनिमल्स के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसे माइग्रेशन को आप ट्रांस ह्यूमेनेंस कहते हैं। ट्रांस ह्यूमैन्स आप इसको कहते हैं, ह्यूमनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ट्रांस ह्यूमनेंस अगर ये पूछा जाए, तो सर ट्रांस ह्यूमनेंस इज द एक्टिविटी, माइग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड माउंटेन्स टू प्लेनर रीजन ड्यूरिंग विंटर्स। तो बहुत सारे नंबर आपको दिखते हैं पेस्टोरल नोमैड्स के, आज की डेट में तो डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ओपन फील्ड्स को आज की डेट में ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप ढूंढ भी लेते हैं, चलिए, इवन इफ यू फाइंड सम ओपन फील्ड्स, nobody will allow you to enter those fields along with your livestock। आपको कोई अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो आज की डेट में नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स घट रहे हैं, एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय देम इज श्रिंकिंग। जो एरियाज ये ऑपरेट करते थे वो बहुत तेजी से श्रिंक हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। आज की डेट में पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंपोज हो रही है। सपोज करो हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान तो खैर अच्छी जगह है पेस्टोरल नोमैडिज्म के लिए, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो आप इंडिया की बॉर्डर से पाकिस्तान को देख रहे हैं, लाइक यार यहाँ पर तो मेरे लाइफ स्टॉक को अच्छा खाना मिल जाएगा, बट आप जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्री भी कुछ है यार। न्यू सेटलमेंट प्लान्स, सरकारें क्या करती है, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खाली एरिया, सरकारी जमीन पर वो बिल्डिंग खड़ी करने का एक बार प्रोजेक्ट यहाँ पर मतलब स्टार्ट कर देती है। तो क्या करोगे आप उसमें? तो एक एक नया सेटलमेंट प्लान, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज की डेट में, जैसे जो मैंने बोला ना, ओपन फील्ड जो है वो श्रिंक होती जा रही है। और अगर ओपन फील्ड श्रिंक होगी बेटा, तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। आप किस तरीके से अपने कैटल्स को सपोर्ट करेंगे? इसके बाद हम आगे चलते हैं यार, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आज की डेट में तो पेस्टोरल एक्टिविटी या नोमैटिक हर्डिंग सबसिस्टेंस लेवल पर होती है। लोग अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर ले उतना ही बहुत है, कमर्शियली तो वो सोच ही नहीं सकते। बट हाँ, कहीं पर है, बहुत सी जगहें हैं जहां पर आज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है। नाउ व्हाट इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग? आप जनरली कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की बात करते हैं तो ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इट इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज मच मोर कैपिटल इंटेंसिव ऑल्सो। अच्छी चीज है यार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना कैपिटल इंटेंसिव समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, कैपिटल इंटेंसिव और उसका जस्ट अपोजिट लेबर इंटेंसिव होता है। तो कोई भी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में आप लोग लेबर लेबर फोर्स को कम यूज करें, लेस लेबर और मोर मशीन्स, आप मशीन्स का ज्यादा यूज करें, लेबर का कम, ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी कह सकते हैं। और आज की डेट में जो एक्टिविटीज जहां पर
ज्यादातर आप लोग लेबर यूज करते हैं, विच इज लेबर सेंटर्ड एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज को आप लोग लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं, जो ज्यादा लेबर और क्या मशीन्स वगैरह बहुत ही कम यूज कर रही है। तो आज के डेट में कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग एक काफी ऑर्गेनाइज्ड और काफी कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स को देखें, इट इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस, इट कवर्स वेरी लार्ज एरियाज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में डेडिकेटेड लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न कल्चर में लाइफ स्टॉक रियरिंग बहुत कमर्शियल लेवल पर हो रही है, वहां पर बड़े बड़े एरियाज अवेलेबल है, परमानेंट रैंचेस अवेलेबल है, जहां पे गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है इन फ्यूचर वो कभी मतलब जो आगे परमिट नहीं करने वाली है, तो परमानेंट फील्ड्स खाली हैं, मतलब परमानेंट ओपन एरियाज हैं। क्योंकि यार वेस्टर्न कल्चर ऑलमोस्ट पूरा डेवलप्ड कल्चर है, तो वहां पर इतनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा तेजी से नहीं होगी तो गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ी हुई पॉपुलेशन को सेटल कहाँ करे। तो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। अच्छा, क्या होता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग? ऐसा नहीं है इसमें आप लोगों ने हर एनिमल को पालना शुरू कर दिया है ना। इसमें केवल एक ही टाइप का एनिमल आप रियर करते हैं। जैसे होता है ना कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में हम जनरली ऐसी क्रॉप्स को उगाते हैं जिनकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, कैश क्रॉप्स, जैसे शुगर केन को कर लिया आपने, टी, कॉफी। ऐसा नहीं होता ना कि टी के बगान में आपको बीच में आलू भी उगते हुए दिख रहे हैं, या फिर थोड़ी से दूर रेडिश भी उगा ली। नहीं, तो कमर्शियल काम कर रहा है ना वो। कमर्शियल मतलब वो पूरा की पूरा फील्ड जो है, जो उगा रहा है उसमें वो सारी चीजें, वो मार्केट में बेचने के लिए ही उगा रहा है। वो उसकी वो सब्सिस्टेंस एक्टिविटी नहीं है, उसको अपने घर के लिए नहीं चाहिए। हाँ, अगर चाहिए भी तो वो थोड़ा सा निकाल लेगा उसमें से, बट उससे उसका घर नहीं चलने वाला है, क्योंकि ही विल नीड सम अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग। तो ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें एक ही टाइप के एनिमल को ज्यादातर रियर किया जाता है। जैसे हमने ज्यादातर तो कमर्शियल फार्मिंग्स मुझे पोल्ट्री फार्म्स का लगता है। अपना पोल्ट्री फार्म्स में आप हेंस वगैरह को पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि आप उनका एग्स, और कल को इन फ्यूचर आप उसका चिकन भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ एनिमल्स इज रियर्ड, और इन एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, वूल, हाइड्स, स्किन, इन सबको प्रोसेस कर कर, इन सबको साइंटिफिकली पैक कर कर अलग अलग दुनिया के जो कोने हैं वहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। इंडिया में जो बफेलो मीट है, जो बीफ है, ये बहुत अच्छा सा हम लोग, मतलब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर्स है दुनिया में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैटल्स, जो कैटल हेड्स है वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग बहुत अच्छा कमर्शियली लाइफ स्टॉक रियरिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे एरियाज में करते भी हैं। वो बात अलग है कि कई कई बार ना ये मुद्दा बहुत पॉलिटिकली मतलब बहुत हीट हो जाता है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। एग्रीकल्चर भी मैंने आपको बोला दो तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं। एक तो हम लोगों ने बोल दिया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होता है, इसको मान के चलिएगा बेटा। और सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि सर बस अपने आप को मेंटेन और सपोर्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर भी बहुत तरह तरह के कॉम्बिनेशंस में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का टाइप है, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच farming areas consume all or nearly so of the products locally grown। मतलब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक वो एग्रीकल्चर है जिसमें इन विच फार्मिंग एरियाज, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो जितने भी फार्मिंग एरिया पे जो भी चीजें उगा रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी खुद की फैमिली के लिए उगा रहे हैं। वो उसको कमर्शियली बेचने नहीं वाले हैं। तो वो जो भी उनको खाने के लिए चाहिए होता है वो उगा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को मैं प्रिमिटिव और इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई फार्मर अपने घर को मेंटेन करने के लिए चीजें उगा रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना, वो बाहर से लेबर तो हायर नहीं करेगा ना। बाहर से लेबर हायर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हो सकता है सर वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो, तो बाहर से लेबर हायर करना इज नॉट एक्चुअली, मतलब उसके बस की बात ना हो शायद। आगे बात करते हैं यार। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? अभी तक आपने मेरे साथ जो पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ा। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें फार्मर्स जो उगाते हैं वो बेसिकली सारा कुछ कंज्यूम कर जाते हैं। और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को ही प्रिमिटिव और इंटेंसिव में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्या होता है। बेटा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाता है। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? आपने सुना भी होगा
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी हम इंडिया में बोलते हैं। ना व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो बड़ा सिंपल सा है इसको समझना। एक बड़ा सा ट्रैक ऑफ लैंड होता है जिसको आप लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये फॉरेस्टेड लैंड है, मान के चलिए ये फॉरेस्ट ही है। तो इस फॉरेस्ट को आप लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने इन वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, आपने जो फॉरेस्ट की ब्रांचेस हैं, आपने पूरा फॉरेस्ट नहीं काटा, यू जस्ट कट ऑफ द ब्रांचेस। ब्रांचेस को आग लगाई, उसके एशेस को आपने मिट्टी में मिला दिया। और वो एशेस जो होती है ना, वो जनरली यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का काम करती है, तो इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। चलिए, आपने ब्रांचेस क्यों काटी? ताकि सनलाइट ग्राउंड तक आ सके। आपने फॉरेस्ट फॉरेस्ट को अगर आप बीच में से काटोगे, किसी मतलब किसी ट्री को अगर आप बीच में से काटोगे तो इट विल डाई। इसलिए ब्रांचेस को काटा जाता है, नॉट द ट्री फ्रॉम द सेंटर। चलिए जी, तो उसको जलाने के बाद जो उसकी एशेज होती हैं उसको उसको सॉइल में मिला दिया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल। उसके बाद आप यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, लाइक फॉर 15 ईयर्स और फॉर 20 ईयर्स, जब तक इसकी फर्टिलिटी ठीक ठाक रहती है। और जब इसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, देन यू मूव टू द अदर ट्रैक। और वही काम यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है जी। ब्रांचेस काटते हो, आग लगाते हो, मिट्टी में उसकी एशेस को मिलाते हो। तो जब आप घूम फिर के दोबारा से इस पहले वाले ट्रैक पर आओगे, तो तकरीबन 100 साल हो जाएंगे। और 100 ईयर्स में यहाँ पे जो आपने फॉरेस्ट की ब्रांचेस काटी थी वो दोबारा से डेवलप हो जाएंगी। तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। आज की डेट में ये ज्यादातर ट्राइब्स ही प्रैक्टिस करती हैं जो कि ट्रॉपिक्स के पास रहती हैं। ट्रॉपिक्स के पास, जैसे कि अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। तो इन सब जगहों पर आज शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने इस पॉइंट पे डिस्क्राइब कर दिया, हालांकि आपको बनाकर भी दिखा दिया। तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाली जो ट्राइब्स होती हैं, वो ये खाना केवल अपनी फैमिली के लिए और खुद को मेंटेन करने के लिए उगा रही है। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर सेलिंग इट इन द मार्केट। अब मैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पर आ जाऊं। बेटा, ये दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादातर हमें उन एरियाज में देखने को मिलता है जो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, स्पेशली ऑफ एशिया, और जहां पर मॉनसून रेन भी अच्छी खासी मिल जाती है। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी इसने दो टाइप्स में बांट दिया। पहला, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो पैडी यहां पर जनरली राइस को वो बोल रहा है, तो राइस क्रॉप्स को आप लोग यहाँ पर पैडी क्रॉप बोलते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी दो तरीके से होता है। एक वो एग्रीकल्चर जिसमें ज्यादातर पैडी क्रॉप्स को ही उगाया जाता है। और उगाना पैडी क्रॉप्स को क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हो, फार्मर्स के पास बहुत बड़े बड़े लैंड अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और क्योंकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, अपनी फैमिली को पालना है, अपने फैमिली का पेट पालना है, तो आपको ऐसी क्रॉप्स उगानी पड़ेगी जिसको खाने के बाद सबका पेट भर जाए। तो इसीलिए ये लोग पेडी कल्टीवेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। क्योंकि अगर आपकी लैंड होल्डिंग्स बहुत बहुत छोटी हैं, हर फार्मर के पास बहुत अच्छा लैंड अवेलेबल नहीं है, क्वांटिटी मतलब साइज ऑफ लैंड बहुत छोटा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप जनरली राइस पर ही जोर देते हैं। आप राइस पर ही जोर देते हैं। तो एक तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया जहां पर राइस क्रॉप्स को, पैडी कल्टीवेशन को डोमिनेट किया जाता है, यहाँ पर जनरली यही होता है। और अगर रीजन पूछा जाए वाई पैडी, क्योंकि सर लैंड होल्डिंग्स काफी छोटी है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम पैडी। तो पैडी छोड़कर वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगुम, इन सबको आप उगा लेते हैं। तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स का कोई पंगा नहीं है। जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स छोटी नहीं है, बट हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ भी ज्यादा है। तो जिन एरियाज में पैडी को छोड़कर बाकी क्रॉप्स को उगाया जाता है और वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये मान के मत चलना कि वहां पर मतलब लैंड होल्डिंग्स यहाँ पर भी छोटी होंगी, नहीं। यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स सबके पास मार्जिनल टू अच्छा लैंड है, मार्जिनल से लेकर मतलब जो बिग फार्मर्स है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। तो लैंड होल्डिंग की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बेटा आपके पास मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गया।
चलिए, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मॉडर्न एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जहां पर लोग सम एलाइड एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो लोग एंगेज होते हैं फ्रॉम सम सेलेक्टेड कंट्रीज, ऐसे एग्रीकल्चर को हम मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर की टाइप्स है जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वैसे इंट्रोड्यूस तो यूरोपियंस ने किया था, और यूरोपियंस ने ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस भी अपनी कॉलोनीज में किया था। कॉलोनीज, अगर आपको याद आ रहा हो, चैप्टर 10th में कंसेप्ट पढ़ाया गया था, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए किसी और कंट्री, किसी वीक कंट्री को डोमिनेट करने लग जाते हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। तो यहाँ पर यूरोपियन जैसे कि यूके ने हमको डोमिनेट किया, हमको एक्सप्लॉइट किया। तो हमारे फर्टाइल रीजन्स में ये लोग वो क्रॉप्स उगाते थे जो प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, वो क्रॉप्स जिनका मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू था, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, जैसे टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल्स। तो जनरली इसको कॉलोनीज में शुरू किया गया था। वो कॉलोनीज जो ट्रॉपिकल एरियाज में थी, ट्रॉपिकल एरियाज होता है बेटा इक्वेटर के पास के एरियाज, जहां पे नंबर ऑफ क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, और ये इस तरीके का एग्रीकल्चर बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड था। उसके बाद एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन आता है। नाउ व्हाट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, पहले आपको बता दूं, ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स में प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब सेमी एरिड एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे एरिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है बट है जहां पर एग्रीकल्चर वैसे बहुत अच्छा नहीं हो सकता, बट मैं कुछ क्रॉप्स को उगा सकता हूं, उनके इंटीरियर पोर्शंस में इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की कल्टीवेशन की जाती थी। और इन कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में ज्यादातर क्रॉप्स जो होती थी वो कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई, ऐसी क्रॉप्स को ये लोग जनरली ग्रो करते थे। बेसिकली ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में, जो कि सेमी एरिड लैंड्स में की जाती थी। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलता है, जहाँ पे गर्मी अच्छी है, नंबर ऑफ क्रॉप्स के ऑप्शंस आपके पास अच्छे हैं। तो एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं यार, कहाँ कहाँ पर इसको हम लोगों ने करते हुए देखा। देखो, अगर मैं कॉर्न्स की बात कर रहा हूँ तो अमेरिका, अमेरिका कनाडा तो जरूर है। तो कनाडा और अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स है उनको प्रेरीज कहते हैं। तो अमेरिकन और कैनेडियन प्रेरीज में, यूरेश मतलब यूरोप में जो ग्रासलैंड्स है उसको स्टेपीज कहा जाता है। तो यूरेशियन स्टेपीज में, अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स को पंपास कहा जाता है। तो पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स में इस टाइप का एग्रीकल्चर होता था, जिसको कल्टीवेशन ग्रेन, एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन आप लोग कह सकते हो। और ये सारे इलाके आज आप देख लो, ऑल दीज एरियाज आर सेमी एरिड लैंड्स। सेमी एरिड मतलब यहाँ पर सर्दियां हैं बट बहुत गर्मियां नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अमूमन टेम्परेचर सर्दियों वाला ही रहता है, और आपको पता है सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो ये सेमी एरिड लैंड्स है, यहाँ पर जनरली इन्हीं सब क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, कॉर्न, बार्ले, ओट, राई। यहाँ पर मैं कॉटन, रबर, कॉफी, टी, इन सब चीजों की कल्टीवेशन सेमी एरिड लैंड्स में नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ये सपोर्ट ही नहीं करेंगी। अब मिक्स फार्मिंग पर आ जाता हूँ। मिक्स फार्मिंग भी आज की डेट में एक मॉडर्न फार्मिंग का टाइप हम कह सकते हैं, और ये ज्यादातर बहुत ही डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज इवॉल्विंग। जैसे कि यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, सम पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लेटिट्यूड्स ऑफ सर्दर्न कॉन्टिनेंट, वहां पर आप लोग मिक्स फार्मिंग देखते हैं। तो जनरली मिक्स फार्मिंग होता क्या है बेटा, दिस इज अ टाइप ऑफ अ फार्मिंग जहां पर एक क्रॉप एट अ टाइम आप नहीं उगाते। तो आप जनरली क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये मिक्स फार्मिंग में करते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आप अपनी क्रॉप्स को बहुत सारी लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करो यहां मैंने पोटैटो उगा दिया, इधर मैंने अनियन, पोटैटो अनियन, पोटैटो अनियन, इस तरीके से मैंने ए बी, इस तरीके से मैंने अपनी पूरी फील्ड को डिवाइड कर लिया। एक तो मेरे पास ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्रॉप रोटेट भी कर सकता हूँ। क्रॉप रोटेशन का मतलब मैंने पहले पूरे लैंड पर पोटैटोज उगा लिया, और अगले क्रॉपिंग सीजन में मैंने अनियन उगा लिया। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब अगर आप बार बार एक ही क्रॉप को अपने मतलब पूरे फील्ड में उगाओगे ना, तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपके लैंड का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिक्स फार्मिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपकी लैंड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। इसके साथ साथ, क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ मिक्स फार्मिंग में लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं।
मिक्स फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। जबकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था पेस्टोरलिज्म, रियरिंग, ये तो एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन थी बहुत सारे लोगों के लिए जो सब्सिस्टेंस लेवल पर इसको कर रहे थे। और बहुत सारी कंपनीज तो खैर इसको कमर्शियली भी करती हैं, जैसे हेन्स को अपने पोल्ट्री फार्म्स में पाल लेती हैं, उनके अंडे, मीट, चिकन्स ये सब बेचती हैं। तो मिक्स फार्मिंग में आप लोग क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे कैटल रियरिंग भी हो रही है। यहाँ पर कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब चीजें भी आप लोग मेंटेन कर रहे हो। तो बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में आप लोग ये बात देखेंगे कि यहाँ पर तो इनका फील्ड होता है, यहाँ पर तो ये एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, ये इतना बड़ा सा प्लॉट है इनके पास, और अपने प्लॉट के 1/3 या छोटे से 1/10 पोर्शन पर एक बड़ा सा फार्म हाउस बना लेते हैं ये लोग, जहां पर ये बकरियां हो सकता है, शीप पाल ले, ये गोट पाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हेंस रख लेते हैं। क्योंकि इतने छोटे से पार्ट पर ये सारी चीजों से ये लोग एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना। इस टाइप की एक्टिविटी को हम लोग मिक्स फार्मिंग कहते हैं। अब मैं डेयरी फार्मिंग पर आ जाता हूँ। व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग पहली बात तो बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे लेबर का कम और मशीन्स का या ज्यादा यूज हो रहा है। एनिमल शेड, स्टोरेज फैसिलिटीज आपको चाहिए होती है फॉडर के लिए, फीडिंग के लिए, और मिल्चिंग मशीन्स भी बहुत ज्यादा डेयरी फार्मिंग में रिक्वायर्ड होती है, विच एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। ये इन सब चीजें, ये एनिमल शेड, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फॉडर एंड फीडिंग, ये मिल्चिंग मशीन्स, इन सब चीजों की वजह से डेयरी फार्मिंग करना बहुत आसान नहीं है, काफी कॉस्टली अफेयर है। तो यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस जो डेयरी फार्मिंग है वो दिया जाता है इस पे कैटल ब्रीडिंग पर। मतलब आपने गाय पाल ली, आपने बफेलो पाल ली, इसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोग गाय, सॉरी, यहाँ पर आप लोग मिल्क और बफेलो प्रोडक्ट्स ये बेच सकते हैं, अ, क्योंकि यही है आपका क्या कहते हैं डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ पर ज्यादातर एम्फेसिस कैटल रियरिंग पर, कैटल ब्रीडिंग पर किया जाता है। जो कैटल्स आप मेंटेन कर रहे हैं वो कैटल आप मेंटेन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि कैटल बीमार नहीं पड़नी चाहिए। तो हेल्थ केयर और वेटिनरी सर्विसेज का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं। देर आर थ्री मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। आज की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के हमें तीन बड़े रीजन देखने को मिलता है, और ज्यादातर कमर्शियल लेवल पर डेयरी फार्मिंग हमको डेवलप्ड कंट्रीज में ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होती है, मैंने बोला ज्यादातर। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकेंड नंबर पर कनाडा है, एंड इन द थर्ड बेल्ट यू हैव साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तास्मानिया। तो इन सब इलाकों में बेटा डेयरी फार्मिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की। नाउ व्हाट इज इट? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है, और ये एक्चुअली में मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज में आप लोग देखते हैं। और हमको पता है मेडिटेरेनियन सी तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट नॉर्थ में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साउथ में, और एशियन कॉन्टिनेंट ईस्ट में। तो जनरली इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। इसके साथ साथ सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन्स में भी आप लोग मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखते हैं। जबकि ये कैलिफोर्निया, चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के आसपास की मेडिटेरेनियन कंट्रीज में तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता ही है। इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़कर कैलिफोर्निया के साउथ में, चिली के सेंटर में, और साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, एंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको ये एग्रीकल्चर होता हुआ दिखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, यहाँ पे ज्यादातर खेती किस चीज की जाती है बेटा? यहाँ पर विटिकल्चर, यहाँ पर सिट्रस फ्रूट, ये मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है दुनिया में। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स आर सप्लाइंग सिट्रस फ्रूट्स टुडे इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ज्यादातर विटिकल्चर को, ग्रेप कल्टीवेशन को फोकस किया जाता है। ग्रेप कल्टीवेशन स्पेशलिटी है मेडिटेरेनियन रीजन की। यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स, खासकर की जो सिट्रस फ्रूट है वो अच्छे से उगा सकते हैं। तो ये रीजन जो है ये ऑलिव्स और फिग्स भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर की। देखिए मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर जो है ये भी एक स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर सर्विसेज भी
हाई वैल्यू क्रॉप्स को मतलब उगाने में स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि बहुत तरह तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स यहाँ पर उगाए जाते हैं सोनली फॉर द अर्बन मार्केट्स। और एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर बेटे दोनों ही लेबर और कैपिटल इंटेंसिव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा इम्फेसिस इरिगेशन, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेस, आर्टिफिशियल हीटिंग, इन सब चीजों पर दिया जाता है। और आज की डेट में ये मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर कहाँ पर देखने को मिलता है? आप लोग देखते होंगे सुबह के समय ट्रक्स वगैरह आते हैं फुल ऑफ वेजिटेबल्स टू योर नियर बाय मंडीज। कहाँ से आ रहा है? वो जनरली 200-300 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गार्डनिंग हो रही है वहां पर आपके आसपास जो वेजिटेबल्स उग रही हैं, वो वहां से वो वेजिटेबल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एरिया तक आ रही है यूजिंग ट्रक्स। तो जहां पर मार्केट गार्डनिंग होता है, देखो मार्केट गार्डनिंग कुछ लोग तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से भी कर ही लेते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ लेबर वो कर ही लेते हैं। और यहाँ पर जो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि हमको पता है कि अगर लेबर इंटेंसिव करके नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या? आप कैपिटल इंटेंसिव कर लो। तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग देखते हैं। बट आज की डेट में यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, मेडिटेरेनियन रीजन्स, यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर होता है। देन डियर वी हैव ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग कुछ ना कुछ मार्केट गार्डनिंग से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में ट्रक फार्मिंग वो रीजन्स हैं जहां पर फार्मर्स जनरली वेजिटेबल्स उगाते हैं। और हमको पता है कि वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। तो वेजिटेबल्स उगाने वाले फार्मर्स को ट्रक फार्मर्स कहते हैं, और उनकी फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसको ट्रक क्यों बोला जाता है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि जनरली ये वेजिटेबल्स उन रीजन्स के लिए उगाई जाती हैं, उन सब मार्केट्स के लिए उगाई जाती है जहां पर ट्रक जो डिस्टेंस ओवरनाइट ट्रेवल कर ले। मतलब वो सब रीजन्स के लिए आप ये फार्मिंग करते हैं जहां तक ट्रक्स ओवरनाइट पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जनरली दिस फार्मिंग इज डन फॉर दोज मार्केट्स अप टू दैट डिस्टेंस विच अ ट्रक कैन कवर अपना ओवरनाइट। इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग और इन फार्मर्स को ट्रक फार्मर्स कहा जाता है। उसके बाद यू हैव फैक्ट्री फार्मिंग ऑल्सो। भाई ये भी एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। ये भी आपको बता दूं, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ये फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग होती है। फैक्ट्री फार्मिंग होता क्या है, इसमें जनरली लाइफ स्टॉक, पर्टिकुलरली पोल्ट्री और कैटल रियरिंग को एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनर में किया जाता है। इसमें जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है और कैटल रियरिंग जो है और पोल्ट्री फार्म्स जो आप मेंटेन करते हो, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनर में मेंटेन किए जाते हैं। तो फैक्ट्री फार्मिंग जनरली इसका मेन फीचर है पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल रियरिंग इन इज द ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। आप जैसे अगर आप केएफसी को देखें, केएफसी हमें पता है ये एक चिकन कंपनी है, अमेरिका से आई है इंडिया में। तो अगर हम केएफसी के फार्म्स देखें तो ये बोलते हैं कि हम लोग अपने हेन्स का ब्रीडिंग खुद करते हैं, हम मार्केट से आउटसोर्सिंग नहीं करते, हम अपनी मुर्गियां खुद पालते हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर मुर्गियों की ब्रीड सेलेक्ट करते होंगे, उसको साइंटिफिकली डेवलप करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि इनके फार्म्स नहीं है, इनकी फैक्ट्री है जहां पर मुर्गियां निकल रही हैं। तो इसलिए इसको फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही कमर्शियल लेवल पर और बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनर में अपने पोल्ट्री फार्म्स चला रही हैं। ऐसे कोई मतलब लोकल पोल्ट्री फार्म्स नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ अ पोल्ट्री फार्म और कैटल रेयरिंग इज डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर। और अभी तो केएफसी है। जरूरी है केएफसी इंडिया में चिकन ही देता है, आपको बीफ नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में अलाउड नहीं है लीगली। बट ऑफ कोर्स अमेरिका में तो केएफसी में ब्रीड आपको बीफ भी मिलेगा। तो अमेरिकन पोल्ट्री फार्म्स में हेन्स के साथ साथ आप लोगों को वहां पर स्पेशलाइज्ड जो वो है बफेलोज हैं, वो भी जो पिग्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इनके फार्म्स में, जिनको स्लॉटर किया जाता है जस्ट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ बीफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद बेटा आपके पास कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? देखिए जनरली छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी था, इफ यू रिमेम्बर, जब मैं आपको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इंटेंसिव पढ़ा रहा था, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो फार्मर अपने छोटे से लैंड पर वही क्रॉप उगाता है जिस क्रॉप को वो आराम से उगा भी ले और खाने के बाद उसके घर वालों का पेट भर जाए। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ना कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास लैंड बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं उगा पाएगा और उसको पैसे भी कमाने हैं।
मतलब अपना घर के साथ साथ ही ऑल्सो वांट टू डू सम प्रॉफिटेबल फार्मिंग। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ फार्मर्स अपने अपने रिसोर्सेज को क्लब कर लेते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, अपने रिसोर्सेज को क्लब कर लेते हैं वॉलंटरी, और अब एक बड़ा सा लैंड हो गया है, उस बड़े से लैंड पर एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाते हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, और फिर उस क्रॉप के तैयार होने के बाद उसको मार्केट में बेच देते हैं। जिसका जितना लैंड था उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से फार्मर्स को सारे के सारे फार्मिंग के इनपुट्स अफोर्ड करने में आसानी हो जाती है, और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही फेवरेबल टर्म्स में मार्केट में बिक जाते हैं। इस तरीके से मतलब वो अपना घर भी चला पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं चीपर रेट्स पर। यू गाइस गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। तो इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग आप कहते हैं। इसके बाद बेटा कलेक्टिव फार्मिंग भी एक चीज होती है। Now, what is collective farming? Collective farming, it is generally based on social ownership by the means of production and collective labor. मतलब सर, यहां पर भी आप कोऑपरेटिव फार्मर्स की तरह ही फार्मर्स यहां पर भी अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, जैसे लैंड, लाइफ स्टॉक, लेबर। मगर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर वो अपने छोटे छोटे प्लॉट्स को अपने पास रख सकते हैं, मतलब छोटा सा एरिया, जैसे मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो मैंने क्या किया, 10 एकड़ में से 8 एकड़ जमीन तो मैंने दे दी कलेक्टिव फार्मिंग के नाम पर, और ये 2 एकड़ जमीन मैंने अपने पास रख ली जहां पर मैं वो क्रॉप्स उगा रहा हूँ जो मेरे घर की डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर मतलब ये सोशल ओनरशिप पर बेस्ड फार्मिंग है, और यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्टिव फार्मिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर हर साल के टारगेट्स सरकार फिक्स करती है, ईयरली टारगेट्स आर सेट बाय गवर्नमेंट। और जो प्रोड्यूस होता है ना कलेक्टिव फार्मिंग का, जो भी प्रोड्यूस, जो भी आपने उगाया, वो आप मार्केट में सेल ऑफ नहीं करते। दैट प्रोड्यूस इज सोल्ड टू द स्टेट एट फिक्स्ड प्राइसेस। तो स्टेट ने प्राइसेस पहले से ही फिक्स कर रखे हैं, उन्हीं फिक्स्ड प्राइसेस पर आप ये जो प्रोड्यूस है ये स्टेट को आप बेच देते हैं। इसके बाद हम माइनिंग पर आ जाते हैं। माइनिंग भी क्योंकि इनफ ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के बहुत से टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, कलेक्टिव फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें कोऑपरेटिव और कलेक्टिव ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट कोऑपरेटिव फार्मिंग में प्रोड्यूस मार्केट में बिक रहा है, बट कलेक्टिव फार्मिंग जो प्रोड्यूस है वो स्टेट को दे रहे हैं आप एट फिक्स्ड प्राइसेस। मार्केट गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर में भी हम लोगों ने देख लिया, ये ऑलमोस्ट ट्रक फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रक फार्मिंग में तो ये लोग बस वेजिटेबल्स उगाते हैं, बट मार्केट गार्डनिंग में वेजिटेबल्स के साथ आप कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स, कुछ फ्रूट्स भी उगाते हैं, जो सोली अर्बन मार्केट्स में बिकने के लिए आप उगाते हैं। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया, डेयरी फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। तो ये सब चीजें मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर से पहले अगर हम बात करते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हम लोगों ने दो चीजें देखी, बस, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। रेस्ट ये सारी चीजें जो अभी तक मैं पढ़ा रहा था, ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चर के चीजों में आते हैं। अब मैं माइनिंग की बात करूं। माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है बेटा। इसमें आप कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स को जो अर्थ के नीचे है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली, क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यू एक्सट्रैक्ट दोस कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग भी ना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं माइनिंग करना है या नहीं करना। मतलब सर, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब साइज, ग्रेड, द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब अगर मान के चलो कि ये फिजिकली, यार ये माउंटेन के नीचे पड़ा हुआ है आपके पास गोल्ड, तो इसकी फिजिकल पोजीशन देख लीजिए, फिर आप लोग इसका एक सर्वे करते हैं, सर्वे करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीएसआई ने यहाँ पे सर्वे किया, सर्वे करके ये बताया कि यार गोल्ड बहुत कम है, बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं है, तो फिजिकली मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा इस गोल्ड को बाहर निकालना। प्लस इस एरिया का साइज देखो, कभी कभार होता है कि बहुत बड़े साइज पर आप लोगों को कोई मिनरल मिल जाता है, तो आप जल्दी से पहुंच जाते हो उस मिनरल को बाहर निकालने के लिए। फिर उस मिनरल की क्वालिटी देखी जाती है, ग्रेड, उसका अब क्या कहते हैं, मोड ऑफ अकरेंस। अगर ये सारी चीजें आपके फेवर में होगी तो फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं कि माइनिंग करना चाहिए। चलिए जी, फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं माइनिंग करना चाहिए। फिर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब, सर इस छुपे हुए मिनरल को बाहर निकालने के लिए मुझे जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट क्या होगा, और ये मिनरल की कॉस्ट क्या है। मैंने कहा इस माउंटेन के नीचे जो मिनरल दबा हुआ है ना वो 10 करोड़ का है। आपने कहा ठीक है, बट इस मिनरल को बाहर निकालने के लिए आपके 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे।
इज इट इकोनॉमिकली वाइबल टू एक्सट्रैक्ट आउट दिस मिनरल? आप उसको वही छोड़ देंगे क्योंकि आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। यू डोंट हैव चीपर टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल आउट। इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में फायदा तभी होगा जब इस मिनरल की टोटल कॉस्ट आपके एक्सट्रैक्शन कॉस्ट से ज्यादा हो। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल की डिमांड क्या है, आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है, और आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, एंड योर लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो कैलकुलेटिंग योर ऑल द कॉस्ट, देन यू कैलकुलेट इट एंड कंपेयर इट विद द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिनरल, और देखते हैं कि किसकी ज्यादा कॉस्ट है। अगर मिनरल की ज्यादा है तो आप माइनिंग के लिए जाएंगे, एंड इफ आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है मिनरल की एक्चुअल वर्थ से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना ही जाए। अब आ रहे हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग पर। मेथड्स ऑफ माइनिंग क्या है भाई? मेथड्स ऑफ माइनिंग में आपके पास दो तरीके की माइनिंग मेथड्स होते हैं, एक तो सरफेस माइनिंग है बेटा, और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट भी कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग काफी इजी है, चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग है। और ओपन कास्ट माइनिंग जनरली मान के चलिए कि ये लैंड है और यहाँ पे रखा हुआ रिसोर्स, तो आप जनरली इस पूरे के पूरे इलाके को उड़ा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। और ये उन सब मिनरल्स के लिए आसान है जो मिनरल्स सरफेस के बहुत पास में है। बट अगर आप बात करिए ये आपका लैंड है, ये मिनरल है, तो इतने बड़े लैंड को उड़ाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसी माइनिंग के लिए फिर आप शाफ्ट माइनिंग करते हैं। शाफ्ट मतलब आप एक पाइप बनाते हैं और पाइप बनाकर आप नीचे जाने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। और ये काफी रिस्की भी होती है। शाफ्ट माइनिंग इज ऑल्सो वेरी रिस्की। और इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है आपका ये चैप्टर। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5, ज्योग्राफी डोमेन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट देन कंटिन्यू टू द 6th वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट द टीम लाइफ शिल्प अकेडमी, एंड विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल योर डाउट्स इन टाइमली मैनर। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स आर ओपन, तो आप प्लीज कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी डालिए, एवरीथिंग विल बी डन। एंड द चैप्टर वाज प्राइमरी एक्टिविटीज। इस चैप्टर को हम दोबारा करेंगे क्योंकि आपकी दूसरी बुक में भी दोबारा से इसी चैप्टर को बता रखा है, बट इन सम अदर वे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।